वेलकम टू एपेक्स प्रोग्रामिंग प्रिंट करना मैंने आपको सिखाया था। फिर दो वेरिएबल को डिक्लेयर करके उनको आउटपुट में डिस्प्ले करना था। उसके बाद एडिशन, टोटल वगैरह ये सारा चीज़ हमने शायद से लिया था, बराबर। सम ऑफ 100 नंबर ये शुरू है सर। हाँ, तो यहाँ तक के हमने तो उस दिन भी लिया था। बिल अमाउंट इक्वल्स टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये फॉर्मूला था जिसमें आपको यूनिट प्राइस डालना है, क्वांटिटी डालना है, तभी जाके बिल अमाउंट निकलेगा। ठीक है। सो आज हम लोग नेक्स्ट यूज केस की तरफ बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट यूज केस है राइट एन अपेक्स प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स। अब इस यूज केस को अभी नॉर्मल तरीके से बस बताने से अच्छा है कि जब हम लोग अपना इटरेटिव स्टेटमेंट चालू करेंगे, वाइल, डू वाइल और फॉर, तब मैं आपको ये वाला प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से भी बता दूंगा। जो ये मैंने लॉजिक लिखा है, ये लॉजिक कैसे लिखा है, और विद द हेल्प ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट के जरिए भी हम लोग सीखेंगे इसको। तो इसको फिलहाल हम लोग साइड में रखते हैं। ये अकेला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको मैं इटरेटिव के जरिए बताऊंगा आपको, मतलब इटरेटिव और नॉर्मल तरीके से। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि मैंने यहाँ लॉजिक लिखा है इंटीजर मैक्स नंबर कॉमा टोटल। अब मुझे सारे जितने भी 100 नंबर है उनका टोटल निकालना है, तो मुझे मैक्सिमम नंबर पहले देना होगा। तो मैक्सिमम नंबर मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया 50। अब 50 जो तुम्हारा मैक्सिमम नंबर है, 50 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम नंबर प्लस 1, मतलब 51 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा उसका कैलकुलेशन जाएगा। देन आपको यहाँ पर टोटल मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक में आप लोग पढ़ो मत। इटरेटिव स्टेटमेंट में ये लॉजिक सबसे सिंपल हो जाएगा बाय यूजिंग व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो इसको हम लोग जब लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तब मैं इस यूज केस को बताऊंगा। ठीक है। एक्चुअली ये यूज केस यहाँ नहीं रहते हुए ये सबसे एंडिंग में मैंने डालना था, बट यहाँ डाल दिए। हम लोग इसे परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में मेरे को बोला गया है कि राइट एन एपेक्स प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सो ये आपका फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला कॉपी कर लिया, आपके एनोनिमस विंडो पे पेस्ट कर दिया। अब आप लोग बताओ कौन कौन सा वैल्यू एंटर करोगे और कैसा कैलकुलेशन करोगे, बताओ कैसे लिखूं, प्रोग्राम कैसे लिखे। प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है तो अमाउंट के लिए डेसिमल ले लो सर। आप सभी के लिए डेसिमल भी ले सकते हो, अलग अलग लेना है ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए AMT नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल यूज करता हूँ, या फिर रेट प्रिंसिपल अमाउंट ऐसा आप पूरा यूज करो। प्रिंसिपल AMT, ये पहला वेरिएबल। दूसरा रेट ऑफ वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रेट ले लिया। टेन्योर के लिए, टेन्योर मतलब कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो वो चीज़। तो टेन्योर के लिए टेन्योर नाम से वेरिएबल ले लिए। एंड इंटरेस्ट अमाउंट के लिए INT AMT ऐसा करके एक शॉर्ट में वेरिएबल ले लिया। INT AMT मतलब इंटरेस्ट अमाउंट। डन। सो अपना जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में INT AMT मतलब इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज डिक्लेयर वगैरह कुछ भी नहीं किया है। सो हम लोग विदाउट वैल्यू डिक्लेरेशन करके पहले देखते हैं, बाद में फिर हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट। सो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय अपना रहेगा टेन्योर, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। सो ये रहा डिवाइड बाय 100। अब ये तो जो स्पेलिंग सारों का सही जो, कर लो नहीं तो एरर आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट सो ये सारों को हमने डिवाइड कर दिया 100 से। देन जाके आपको मिलेगा अपना इंटरेस्ट अमाउंट का आंसर। तो सिस्टम डॉट डिबग स्टेटमेंट जिसमें आप लिखोगे इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ दैट INT AMT जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है वो। देन अब मैंने यहाँ पर कोई भी टाइप से कोई भी वैल्यू यहाँ डिक्लेयर नहीं करा है। हम लोग देखते हैं पहले इसका आउटपुट क्या आता है। तो आपको पता है कि अगर आप वैल्यू कोई एंटर कर ही नहीं रहे हो तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिखाएगा, बराबर। क्योंकि आपने किसी टाइप का कोई वैल्यू नहीं डाला और कैलकुलेशन करने चले गए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 1000। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लाइक उसको लिख देता हूँ मैं 0.3। 4 ठीक है। उसके बाद में टेन्योर मतलब 1 साल के लिए ले रहा हूँ मैं लोन फॉर एग्जांपल, तो टेन्योर डाल दिया। सो अब देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करके। तो मैंने डेसिमल में डेटा टाइप डाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर 0.3 वगैरह लिख सकता हूँ इजीली। अगर डेसिमल में नहीं डाला रहता तो इसने मुझे एरर दिया रहता, है ना। सो ये अपना डेवलपर कंसोल डिबग ओनली पे चेक मार्क लगा दिया। तो ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 3.0 करके आएगा। एक्चुअली मेरे वैल्यू के ऊपर सब कुछ खेल है, मैं वैल्यू जैसे डालूंगा उस हिसाब से वो मुझे कैलकुलेट करके आंसर देगा, समझे।
सो इंटरेस्ट अमाउंट का आपके पास में अगर फॉर्मूला है तो आप इजीली प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। अब इस टाइप से जितने भी प्रोग्राम हैं ये इंटरव्यू में तो पूछा जाएगा नहीं, क्योंकि ये बेसिक प्रोग्राम है। हम लोग अपने कंसेप्ट, जो भूले हुए कंसेप्ट है, उसको रिकवर करने के लिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैक्सिमम यूज़ केसेस आप लोग परफॉर्म करोगे। सिंपल से यूज़ केसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसीलिए मैं दे रहा हूँ आपको। आपको क्या परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। 2 नंबर एंटर करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है, तो रिजल्ट का फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, रिजल्ट को डिस्प्ले करो। अगेन रिजल्ट का फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को माइनस करो, डिस्प्ले करो। थर्ड टाइम आप मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिखो, अगेन रिजल्ट को डिस्प्ले करो। डिवीजन के लिए भी सेम। सिर्फ आपको प्रॉब्लम जाएगा तो जाएगा कहाँ, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो मॉड ऑपरेटर है उस मॉड ऑपरेटर को यूज़ किया है। सो मैं ये वाला जो एक ऑपरेशन है इसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए। सो मैंने सबसे पहले इंटीजर में नंबर एंटर कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट नंबर एंटर कर लेता हूँ, लाइक f इज इक्वल टू 20, कॉमा g इज इक्वल टू 2। ऐसे 2 नंबर एंटर कर दिया मैंने, सेमीकोलन देके नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को मॉड ऑपरेटर से डिवाइड करना है। सो यहाँ पर और एक रेफरेंस वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं रिजल्ट नाम से, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं रिजल्ट नाम से। तो मॉड ऑपरेटर, आपने इसके पहले मॉड ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ किए, आप यहाँ पर लिखते थे 20 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, बराबर। तो आप लोग ऐसा लिखते थे इसके पहले, मॉडुलस ऑपरेटर आपने ऐसा यूज़ किया है। बट जो हमारा एपिक्स प्रोग्रामिंग है उसमें मैं मॉडुलस ऑपरेटर इस टाइप से यूज़ नहीं कर सकूँगा, मुझे यहाँ पर मैथ डॉट मॉड ऐसा ही यूज़ करना पड़ेगा। और देन ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर मैं वैल्यू एंटर करूँगा, तब जाके मुझे आफ्टर ऑल रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया। तो अब मेरे पास में फर्स्ट नंबर कौन सा है, एफ नाम से मेरा फर्स्ट नंबर है, जी नाम से सेकंड नंबर है, इसको मुझे मॉडुलस ऑपरेटर लगा के डिवाइड करना है। सो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लिए है ऊपर रिजल्ट, उसको यहाँ पर लिख देना, रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ, जो आपका क्लास है, उसके बाजू में डॉट लगा के मॉड करके आपकी एक मेथड है। आपने वैल्यू इंटीजर में एंटर किया है दोनों, f का भी वैल्यू 20 है, g का भी वैल्यू 2 है, मतलब दोनों वैल्यू इंटीजर में। सो पहला फंक्शन आपने यूज़ करना जिसमें आपको x और y का वैल्यू पूछ रहा है। x मतलब अपना है f और y मतलब मेरे पास में है g। डन। इतना डालने के बाद जब इनका मॉडुलस ऑपरेटर से हो जाएगा डिवीजन, तब जाके आप सिस्टम डॉट डिबग से अपना रिजल्ट को डिस्प्ले कीजिए, रिजल्ट बाय यूजिंग मॉड ऑपरेटर, ऐसा करके लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू प्लस ऑफ दैट आपका जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसको आप डिस्प्ले करो। सो देखते हैं अपने को मॉडुलस ऑपरेटर से रिजल्ट कितना मिलता है। अब आपके हिसाब से कितना मिलने को ना, अगर 2 से मैंने 20 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ मैं, सो मॉडुलस ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का आंसर कितना निकलेगा, 0 0। ही एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हम लोग। सो आउटपुट देख लो क्या मिला है आपको, क्या नहीं मिला है। So result by using mod operator is equals to 0. Clear? So modulus operator आपको यूज करते समय मैथ क्लास का यूज करके उसके बाजू में डॉट लगा के मॉड फंक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा, ना कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये तरीका आप C++ जावा में अप्लाई कर सकते हो, बट एपिक्स प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर? सो ये यूज केस का एक मैंने बता दिया है, बाकी सारे नॉर्मल ऑपरेशन से इसे आप लोग भी परफॉर्म करके देख सकते हो, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि अपना है कंडीशनल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना, इसके पहले भी आप लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हो। सो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू ऐड वन और मोर कंडीशन बिफोर द स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू आ रही वो अपने को प्रॉपर मिल रही या नहीं मिल रही, बराबर। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में टोटल अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसमें एपिक्स ने प्रोवाइड करा है 3 कंडीशनल स्टेटमेंट। पहला है इफ कंडीशन, दूसरा स्विच एंड तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में टोटल आपके पास 4 अलग अलग इफ कंडीशन है, ठीक है। पहला है सिंपल इफ स्टेटमेंट, जिसको आप सिंपल इफ कंडीशन भी बोल सकते हो। दूसरा है इफ एल्स, तीसरा एल्स इफ एंड चौथा है नेस्टेड इफ कंडीशन। अब इसमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला सिंपल इफ कंडीशन, जो कि आप सभी को आता है, बट आपको बता दूं कि हम लोग ने ऑलरेडी ये जो
कंडीशन लगाने वाला जो काम था हम लोग ने सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ चुके हैं। अब आपको अगर मैंने पूछा कि आपने इसके पहले फिल्टर कब लगाया सेल्सफोर्स एडमिन में, कंडीशन इज नथिंग बट द फिल्टर। सो आपने फिल्टर कौन से टॉपिक में लगाना सिखाया, तो मैंने आपको बताइए सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन जब मैंने आपको सिखाया तो फिल्टर कौन से टॉपिक में हमने लगाए थे, क्या टॉपिक का नाम है? तो फील्ड में हम सर रिकॉर्ड्स में हमने एनहांस लिस्ट व्यू, ग्रुप हमने एनहांस लिस्ट लिस्ट फील्ड व्यू बराबर। मैं आपको बोलता था कि आप अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाइए और मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स को बाहर निकाल के दीजिए जिनका रेटिंग हॉट है, बराबर। ये मैंने एक यूज केस दिया था जिसके लिए मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था एनहांस लिस्ट व्यू, अगर आपको याद होगा तो ठीक है। एनहांस लिस्ट व्यू हमने टॉपिक पढ़े थे जिसमें हम लोग क्रिएट न्यू व्यू पे क्लिक करते थे, मुझे यहाँ पर व्यू का नाम डालना होता था, फिर यहाँ मैं कंडीशन लिखता था कि रेटिंग इक्वल टू मुझे हॉट होना, मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स होना जिनका रेटिंग क्या है, हॉट है। तो मैं सेल्सफोर्स एडमिन के जरिए इस टाइप से कंडीशन लगाया करता था, बराबर। बट अभी हम लोग सेल्सफोर्स डेवलपमेंट चालू है, अपना अपना जो मॉड्यूल है वो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट चालू है, तो ऐसा मैं बिल्कुल परफॉर्म नहीं करूंगा, मुझे यही काम विथ डेवलपमेंट मॉड्यूल के जरिए परफॉर्म करना है, बराबर। सो जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग कंडीशन, जिसमें सबसे पहला है सिंपल इफ कंडीशन। तो सिंपल इफ कंडीशन में आप इस टाइप से कंडीशंस लगा सकते हो, लाइक सेकंड नंबर ग्रेटर दैन 0, रेटिंग इक्वल टू हॉट, जो आप लोग ने सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लगाया था वही सेम अभी आपको सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के जरिए परफॉर्म करना है। अब अगर एक कंडीशन है तो ठीक है, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस है तो आपको के पास में लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। डेवलपमेंट मॉड्यूल में हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है। लेकिन अगर वही एडमिन में अगर आप देखते हो तो एडमिन में यहाँ पर आपको एंड ऑपरेटर दिखता है, दिख रहा है ना। सो यहाँ पर भी सेम ऑपरेटर हम लोग यूज करते थे, बट डेवलपमेंट में हमें प्रोग्रामिंग के जरिए करना। जो सारे टास्क परफॉर्म हमने किए हैं वो सेम सारे टास्क मुझे प्रोग्रामिंग के जरिए परफॉर्म करना है, जिसके लिए हमारे पास इफ कंडीशन स्टेटमेंट है। और उस इफ कंडीशन में सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट, जिसके जरिए आपको ये वाला प्रोग्राम पहला परफॉर्म करना है। अब इस प्रोग्राम को पहले अच्छे से पढ़ लेना, मैंने प्रोग्राम में क्या बोला है, ठीक है। तो ये यूज केस है अपना, राइट एन अपेक्स कोड टू फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव। आपको चेक करना है जो भी नंबर आप एंटर किए हो वो आपका नंबर पॉजिटिव है क्या, ये चीज आपको चेक करना है। सबसे पहले हम लोग सिंपल इफ का सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंपल इफ कंडीशन का मेरा सिंटैक्स है इफ इन ब्रैकेट कंडीशन, इफ इन ब्रैकेट कंडीशन, इसके नीचे करली ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट, बराबर। ये सिंटैक्स आपने जब आपने ग्रेजुएशन करे तब भी पढ़े होगे, डिप्लोमा करे होगे तब भी पढ़े होगे। सो इफ इन ब्रैकेट कंडीशन लिखने के बाद सबसे पहले वो कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके मिलेगा, बराबर। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स के लिए सिंपल इफ के पास कोई स्टेटमेंट ही नहीं है ना। सो हम लोग इसे अप्लाई करते हैं अपने यूज केस में। सबसे पहले मुझे एक नंबर एंटर करना है, उस नंबर को डेटा टाइप दे रहा हूँ मैं इंटीजर, और एक नंबर एंटर कर रहे हैं हम लोग h इज इक्वल टू 45। मैंने नंबर एंटर किया h इज इक्वल टू 45। सबसे पहले हम लोग इस नंबर को ही चेक करेंगे। अब आपके हिसाब से ये नंबर पॉजिटिव है, और ये नंबर आप पॉजिटिव ही है कैसा बोल सकते हो कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपने हर किसी ने नंबर लाइन पढ़े हैं जिसमें -3 -2 एंड देन -1, और उसके बाद में अपना ओरिजिन रहता है 0 के राइट हैंड साइड में रहता है +1 +2 +3 +4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब आप बताओ 0 से जो ग्रेटर है वो नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, और जो 0 से लेस है वो नंबर मतलब आपके नेगेटिव नंबर। सो आपने एक नंबर एंटर किया है h इज इक्वल टू 45। अब आपको पता है कि 45 पॉजिटिव है, लेकिन आप इसे चेक कैसे करोगे। सो इफ इन ब्रैकेट आप लोगों को यहाँ चेक करते समय h का जो वैल्यू विच इज ग्रेटर देन अगर 0 है तो सो आप सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट यहाँ डायरेक्टली लिखना, और जिसमें आप लिखोगे पॉजिटिव नंबर। क्या लिखोगे, पॉजिटिव नंबर। देखो यहाँ मैंने सिर्फ 3 लाइन का कोड लिखा है, अब इसी कोड को अगर C++ जावा में लिखने जाते तो कम से कम 7 या 8 लाइन का कोड बनता, मैंने उसको एकदम शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग कोई करली ब्रैकेट ओपन वाला नहीं दे रहे, क्लोजिंग वाला नहीं दे रहे, नहीं दिया तब भी बात बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, देना क्या होगा तो दे सकते हो, ठीक है। बट मैंने कोई ओपन क्लोज पैरेंथेसिस नहीं दिया, सिंपल सिंपल लिखा इफ इन ब्रैकेट कंडीशन। मगर अगर आप लोग h का वैल्यू ग्रेटर दैन 0, अब मेरे यूज केस में मैंने h का वैल्यू एंटर किया है 45,
तो 45 चेक करेगा विच इज ग्रेटर देन 0 है क्या, तो कंडीशन आपकी मिलेगी ट्रू, तो ट्रू के लिए आपको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दिया मैंने, सेंडिंग रिक्वेस्ट हो चुका है, अपना आउटपुट देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर देता है या नहीं देता है। तो हमकास मुझे आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जो मैंने वैल्यू एंटर किया है वो 45 पॉजिटिव ही है विच इज़ ग्रेटर दैन 0 है। लेकिन अगर किसी यूज़र ने यहाँ पर 45 को माइनस में एंटर कर दिया, उस कैंडिडेट ने जानबूझ के यहाँ पर -45 एंटर किया, सो ये भी कैसे चेक होगा, -45 ग्रेटर दैन 0 है क्या, सो -45 ग्रेटर दैन 0 है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन ये हो जाएगी फॉल्स। लेकिन आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर ट्रू हुई तो ही मेरे पास स्टेटमेंट है प्रिंट कराने के लिए, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। सो इसीलिए अगर आपने जानबूझ के -45 डाले, वो कंडीशन आपको फॉल्स दे रहा है और ज़बरदस्ती आप आउटपुट देखने के लिए एग्जीक्यूट कर लिए, है ना। सो डेवलपर कंसोल में जाके हम लोग डीबग ओनली पे चेक मार्क लगाते हैं, भला ही आपको ऐसा लगेगा कि आउटपुट दिखेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टोटली ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि आपके सिंपल इफ स्टेटमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रू के लिए ब्लॉक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है ऑप्शन। क्लियर। सो यहाँ पर आपने ऐसे टाइप से नंबर को भी चेंज करके देखने का। अगर अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम लोग, नेक्स्ट यूज केस मुझे दिया गया है कि राइट एन अपेक्स कोड टू फाइंड आउट वेदर द नंबर इज नेगेटिव। मतलब मुझे यहाँ पर चेकआउट करना है कि मेरा जो नंबर है, यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो नंबर नेगेटिव है क्या। क्या चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो नेगेटिव है क्या। कैसे चेक करेंगे, अगेन इंटीजर x इज इक्वल टू -3, मैंने जानबूझ के -3 एंटर किया। हम लोग इसे चेक करेंगे इफ इन ब्रैकेट जो x का वैल्यू है विच इज लेस देन 0 है क्या, चेक करेंगे। मतलब x का जो वैल्यू है, मैंने जो एंटर किया हुआ वैल्यू है -3 विच इज लेस देन 0 है क्या, तो कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। सो कंडीशन अगर ट्रू आएगी तो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट में आप लिखोगे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, समझे। देखते हैं आउटपुट सही में नेगेटिव नंबर देता है क्या। अब आपने तो नेगेटिव वैल्यू एंटर करा है तो आउटपुट वही दिखेगा, ठीक है। सो ये डीबग ओनली पे चेक मार्क लगा दिए, तो ये आ गया अपना आउटपुट नेगेटिव नंबर। बट अगर किसी यूज़र ने जानबूझ के यहाँ पर पॉजिटिव नंबर एंटर किया, सो यहाँ कंडीशन चेक होगी कि 3 जो है विच इज़ लेस देन 0 है क्या, कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 3 तो 0 से भी बड़ा है। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद इस सिंपल इफ ब्लॉक के पास ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं दिखाऊँ उसे, यूज़र को मैं दिखा सकूँ, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट सिंपल इफ के पास अवेलेबल नहीं है। तो आपने अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर लिया तब भी आपको आउटपुट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखने वाला। क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक क्लियर है। देन हमारा नेक्स्ट यूज केस है राइट एन अपेक्स कोड टू फाइंड आउट वेदर द नंबर इज 0। तो ये प्रोग्राम आप लोगों को परफॉर्म करना है। मैंने यहाँ पर कंडीशन आपको लिख के दिया हुआ है कि नंबर इक्वल्स टू 0, या आप कंडीशन डालोगे। अगर आपने नंबर कोई पॉजिटिव मतलब 5 एंटर किया है या नेगेटिव 7 एंटर किया है तो आपको आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन आपने अगर नंबर एंटर किया है 0, सो आपकी कंडीशन चेक होगी कि 0 इक्वल्स टू 0 है क्या, और अगर कंडीशन ट्रू मिल गई तो आपको आउटपुट मिलेगा नंबर इज 0 करके। क्लियर हुआ। सो हम लोग ये प्रोग्राम मैंने आपके लिए छोड़ा है, साथ में आपको इसकी भी प्रैक्टिस करना है ये तीनों की। अब लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट यूज केस। सो नेक्स्ट यूज केस में मुझे ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। इस यूज केस में आपको बोला क्या है पहले तो अच्छे से पढ़ लो। आपको यूज केस में बोला गया है कि आपको एक प्लॉटिंग पॉइंट एंटर करोगे। हर एक यूज़र जो है अपना एक एक प्लॉटिंग पॉइंट एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र है आप लोग में से और आपने प्लॉटिंग पॉइंट एंटर किया है, प्लॉटिंग पॉइंट अगर आपने एंटर किया हुआ है जो कि 5,6, आपने प्लॉटिंग पॉइंट एंटर किया 5,6, पहला जो है 5 वो पॉजिटिव है, दूसरा 6 वो भी पॉजिटिव है। मतलब एक्स और वाई एक्सिस के आपने दोनों प्लॉटिंग पॉइंट एंटर किए हुए हैं, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो बताओ तो ये कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को, बराबर। क्योंकि आप लोग ने क्वाड्रेंट सभी ने पढ़े हैं। तो क्वाड्रेंट लिखते कैसे है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है
जो पहला वैल्यू होता है वो पॉजिटिव रहता है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस भी आपका पॉजिटिव रहता है। वैसे जब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आपका एक्स एक्सिस जो रहता है वो निगेटिव रहता है, और जो वाई एक्सिस रहता है वो आपका पॉजिटिव रहता है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो वैल्यू है वो माइनस कॉमा माइनस में ही रहती है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस रहता है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, और वाई एक्सिस जो रहेगा वो आपका निगेटिव रहेगा। डन। इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि हाँ सर, आपने जो प्लॉटिंग पॉइंट एंटर किया हुआ है उसमें मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, ये चीज़ आप बता सकते हो। ठीक है। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम में इंटीजर में मैं यहाँ एक वैल्यू एंटर कर देता हूँ प्लॉटिंग पॉइंट का। सो ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप x इज इक्वल टू मैं -4 एंटर किया, y इज इक्वल टू 9 एंटर किया। अब आप लोग चेक करके बताओ कि -4 और +9 ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। बट हमें ये यूज केस विद द हेल्प ऑफ सिंपल इफ के जरिए परफॉर्म करना है। सो कैसे करेंगे? इफ इन ब्रैकेट फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है दोनों वैल्यू x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब हम लोग चेक करेंगे कि अगर x का वैल्यू विच इज ग्रेटर दैन अगर 0 है तो पॉजिटिव। लॉजिकल एंड ऑपरेटर y एक्सिस का भी वैल्यू आपको ग्रेटर दैन अगर 0 को ही एंटर कर रहा है, मतलब दोनों वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर दैन 0 है, सो सिस्टम डॉट डीबग में आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बराबर? क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन लिखते हैं। सो इफ इन ब्रैकेट सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन एक माइनस दूसरा पॉजिटिव, तो माइनस मतलब x जो रहेगा लेस देन 0 रहेगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर y जो रहेगा विच इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। बराबर? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। सिंपल सा है। तो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट में यहाँ लिखूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा सेकंड क्वाड्रेंट। देन इतना होने के बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। सो इफ इन ब्रैकेट x विच इज लेस देन 0, लॉजिकल एंड ऑपरेटर y ऑल्सो लेस देन 0। क्यों? क्योंकि x और y एक्सिस दोनों निगेटिव में है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। सो यहाँ सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट में लिखूंगा जिसमें हम लोग मेंशन करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। देन इतना होने के बाद अगेन नेक्स्ट कंडीशन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर दैन 0। लॉजिकल एंड ऑपरेटर दूसरा वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव मतलब लेस दैन 0। बराबर? सो आपने वैल्यू एंटर कर दिए। सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट चेक करो, आप यहाँ पर दिखाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर किसी ने ये कंडीशन फुलफिल किया तो उसको दिखाई देगा फोर्थ क्वाड्रेंट। डन। सो हम लोग ने जो वैल्यू एंटर किया है वो -4 और 9 है, जो कि यहाँ पर आने के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पर एक वैल्यू निगेटिव दूसरा वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, इसलिए आपको आउटपुट मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट। चेक कर लो सही में ऐसा दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। सो एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दिए, डेवलपर कंसोल में जाइए, डीबग ओनली पे चेक मार्क लगा के आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंडीशन सही में सेकंड क्वाड्रेंट दिखाता है या नहीं दिखाता। तो ये रहा आपका आउटपुट। अब इतना होने के बाद एकदम से एक्साइटेड मोड में मत चले जाना, आउटपुट आ गया खुशी मना रहे, है ना। सो वैल्यूज को चेंज करके तो देखो कि आपका प्रोग्राम सही वर्क करता है या नहीं। तो ये जो -4 है इसको मैंने +4 बना लिया, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब इस एक्सिस को बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बराबर? सो इसे एग्जीक्यूट कर दिया, डेवलपर कंसोल में गए, डीबग ओनली पे चेक मार्क लगा देते तो मुझे आउटपुट दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये रहा अपना आउटपुट। क्लियर? अगेन आप वैल्यूज चेंज करके देख लो, यहाँ पर -4 और यहाँ पर किसी कैंडिडेट ने -9 ऐसे माइनस में डाल दिया, तो उसको दिखाने को ना थर्ड क्वाड्रेंट। देखते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट कर दिए, आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि आपने दोनों वैल्यू नेगेटिव एंटर करे। तो ये रहा अपना आउटपुट। लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन, अगर मेरा कोई यूज़र ऐसा है जिसने x का वैल्यू 0 एंटर कर लिया, जिसने x का वैल्यू 0 एंटर किया और y का वैल्यू -9 एंटर किया, तो अब आप लोग बताओ उसे आउटपुट क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाएगा कुछ भी आउटपुट, नल क्योंकि कंडीशन सिंपल कंडीशन कोई सेटिस्फाइड होगी नहीं, इसलिए नहीं किसी भी सर, टाइप का कोई आउटपुट दिखाएगा नहीं। आउटपुट ही नहीं आएगा। बराबर? सो इसका आउटपुट एग्जैक्टली क्या रहने को ना, क्योंकि यूजर है, यूजर कोई भी एंटर कर सकता है ना।
अगर किसी यूजर की इच्छा होगी कि x इक्वल टू 0 एंटर करो, y इक्वल टू -9, तो आपने तो ऐसा कोई कंडीशन लिखा नहीं है, तो मैं अब इसके नीचे कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। इफ इन ब्रैकेट हम लोग कंडीशन कैसा लिखेंगे, x का वैल्यू अगर किसी यूजर ने इक्वल टू 0 एंटर किया, लॉजिकल एंड y का वैल्यू उसने 0 एंटर ना करते हुए कोई दूसरा नंबर एंटर करा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अपने को उसको कोई लेन देन नहीं रहेगा। वो y का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कोई भी एंटर कर सकता है, लेकिन उसने अगर x का वैल्यू 0 एंटर किया है तो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट आप लिखोगे, जिसमें ये जो प्लॉटिंग पॉइंट रहेगा, सो पॉइंट लाइक कौन से एक्सिस को करेगा, लाइक टू दी origin y एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस तो आपका 0 है, y एक्सिस आपका पॉइंट दिया है, वो y एक्सिस का पॉइंट मतलब या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा, तो उस समय आपका पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस को। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट यूज केस अगेन। अब अगर किसी बंदे ने यहाँ पर x के जगह 8 एंटर किया और उसने y के जगह 0 एंटर कर दिया, मतलब ये पॉइंट कौन से एक्सिस को लाई करेगा, x एक्सिस को, क्योंकि y तो कम्प्लीटली 0 है, बराबर। सो इसके लिए कंडीशन कैसी बनेगी, इफ इन ब्रैकेट x विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो ऐसा वैल्यू रहेगा x के जगह जो 0 ना हो, तो वो पॉजिटिव भी रह सकता है या निगेटिव भी रह सकता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर y इक्वल टू 0, तो इसके लिए आप लोग सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट लिखोगे, जिसमें आप लिखोगे पॉइंट लाई टू दी x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई यूजर ज्यादा ही काड़ा करने वाला है, उसने x का वैल्यू भी 0 एंटर किया और y का वैल्यू भी 0 एंटर किया, तब आप उसके लिए भी कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहोगे, x इक्वल टू 0, लॉजिकल एंड ऑपरेटर y इक्वल टू 0, मतलब किसी यूजर ने x का वैल्यू भी 0 एंटर किया और y का भी 0 एंटर किया, तो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट में यहाँ उसे ओरिजिन करके दिखाएगा, समझे। सो हम लोग यूजर के हिसाब से यहाँ पर कंडीशन देंगे। अब चाहे यूजर ने यहाँ कोई भी वैल्यू क्यों ना एंटर करा, तो मैंने यहाँ 0 एंटर किया, देखते हैं हमें ओरिजिन दिखाता है या और कुछ दिखाता है। सो सेंडिंग रिक्वेस्ट हो गया, ये डेवलपर कंसोल डीबग ओनली पे चेक मार्क लगा देते हैं, ये अपना आउटपुट, समझे। अगर किसी यूजर ने कोई वैल्यू अगर चेंज कर दिया, यहाँ पर उसने 9 एंटर कर दिया, तो 0 मतलब x एक्सिस, तो ये इससे मैच हो रहा है, और y इक्वल टू 9 मतलब जो कि 0 नहीं है, 0 के जगह कुछ भी रह सकता है, मतलब इससे। तो आपका पॉइंट उस समय लाई करेगा y एक्सिस को। सो फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग, डेवलपर कंसोल में जाके डीबग ओनली पे चेक मार्क लगाते हैं, देखते हैं आउटपुट सही में पॉइंट लाई टू दी y एक्सिस बताता है क्या। सो ये रहा आपका आउटपुट, समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को, इतना स्टेप समझा? हाँ यस सर। तो ये यूज केस आप लोगों के लिए है, इसे आप लोग परफॉर्म करोगे, ठीक है। साथ में एक एग्जांपल के लिए आपके लिए एक यूज केस छोड़ा गया है यहाँ पर, ये बाकायदा सॉल्व करके दिया है, तो इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, मेरी गरज इसमें पड़ेगी नहीं। बट जहाँ पर मेरी गरज पड़ने वाली थी, ये सारे यूज केसेस मैंने आपको बता दिया, तब भी आप रिकॉर्डिंग देख देख के भी सॉल्व कर सकते हो, और आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग बंद कर दो और अपने खुद के दिमाग से सॉल्व करके देखो, जम जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। देन आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है अपना इफ एल्स कंडीशन। अब इफ एल्स कंडीशन में एक एडवांटेज क्या है, जो कि सिंपल इफ के पास नहीं था। सिंपल इफ के पास प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही वो आउटपुट दिखाएगा, लेकिन अगर फॉल्स हुई तो उसके पास कोई स्टेटमेंट ही नहीं था आउटपुट दिखाने के लिए, बराबर। लेकिन इफ एल्स के पास वैसा नहीं है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो ई ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो आउटपुट में देगा, फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर जो लिखा रहेगा वो देगा। क्लियर? सो हम लोग परफॉर्म करते हैं अपना पहला प्रोग्राम। अगेन ये जो प्रोग्राम है सॉल्व करके दिया है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। मैं सॉल्व करता हूँ ये वाला यूज केस, इसे भी सॉल्व करके दिया है बट मैं बता देता हूँ। सो ये है अपना यूज केस, इसमें बोला गया है कि आपको 2 नंबर एंटर करना है, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, बिगेस्ट कौन सा वैल्यू है, वो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अपना सिंटैक्स है इफ एल्स का, इफ इन ब्रैकेट कंडीशन हम लोग को पहले लिखना होता है। यहाँ पर गड़बड़ यूज़र कहाँ करता है, कंडीशन के बाजू में गलती से सेमीकोलन नहीं लगाना, बहुत से लड़के यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। सो इफ इन ब्रैकेट कंडीशन, अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो आपका स्टेटमेंट रीड होगा एंड डिस्प्ले होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है
तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो भी आप एल्स में लिखोगे वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर आपको दिखाई देगा। डन। सो ये आपका सिंटैक्स है। अब मुझे क्या करना है, 2 नंबर एंटर करना है। सो इंटीजर में एक b इज इक्वल टू नंबर एंटर कर दिया 45 एंड y इज इक्वल टू नंबर एंटर कर दिया 67। अब इन दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा कौन है तो आप बोलोगे 67। बट हम लोग को मैनुअली बोलना नहीं है, हम लोग को प्रोग्रामिंग के जरिए इसे फाइंड आउट करके देना है कि सही में अपना 67 ग्रेटर है करके, बराबर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना इफ इन ब्रैकेट कंडीशन। सो कंडीशन देंगे b ग्रेटर देन y, मतलब b का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन y है क्या, मतलब आपके हिसाब से b का वैल्यू है 45, 45 ग्रेटर देन 67। कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि 45 तो छोटा है 67 से। सो अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ जाएंगे। सो यहाँ पर ट्रू के लिए मैं सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ 45 इज ग्रेटर। डन। और उसके बाद में हम लोग लिख रहे हैं एल स्टेटमेंट, जिस एल स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट का यूज करके कि अपना नेक्स्ट वैल्यू जो 67 है 67 इज ग्रेटर। डन। सो अब आप बताइए, कंडीशन आपकी हो रही है फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर आउटपुट दिखेगा 67 इज ग्रेटर, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आउटपुट रहेगा 45 इज ग्रेटर। चेक कर लो, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, डेवलपर कंसोल डीबग ओनली पे चेक मार्क लगाते हैं तो अपने को आउटपुट दिखेगा 67 इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि आपने जो पहला वैल्यू एंटर किया 45 वो ग्रेटर नहीं था 67 से, कंडीशन आपकी यहाँ फॉल्स हो रही थी। और आपको पता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर आपको मिलेगा। डन। सो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट यूज केस की तरफ। सो ऐसा ही, हाँ बोलिए मैडम। सर जैसे सी सी प्लस प्लस यहाँ पे हम पहले ही वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, जैसे बी को कर दिया एंड वाई को, रन टाइम पे नहीं पूछ सकते क्या एंटर द नंबर, फिर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है क्या सर एपेक्स में? वैसा भी होता है, जिसके लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे सब प्रोग्राम नाम से। ओके सर, ठीक है फिर हम लोग उस टॉपिक पढ़ेंगे सब प्रोग्राम, तब मैं आपको रन टाइम लेवल पे वैल्यू पास कैसे की जाती है वो चीज़ हाँ आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। एक मिनट है, एक मिनट। हेलो। हाँ।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। स्टार्ट करें हम लोग। सो मेरा नेक्स्ट यूज केस है। हाँ मैडम, आप जो बोल रहे थे ना कि रन टाइम बेसिस पे वैल्यू पास ऑन नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? हाँ बट जिसके लिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सब प्रोग्राम नाम से, उसमें रन हाँ टाइम सर बेसिस पे ठीक। भी हम लोग वैल्यू पास ऑन कर सकते हैं। जैसे कि C++ में आपको हाँ बोला जाता है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फिर आप ए और बी का वैल्यू डालते हैं, देन एडिशन होकर आपको मिलता है ना? तो वैसा सेम इसमें भी वही होता है। मेरे दिमाग में चल रहा था इसलिए पूछा मैंने। नहीं नहीं, इसमें भी हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग हम लोग ज्यादा नहीं करने वाले, बट ये कुछ टॉपिक जो है स्टार्ट। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, तो इसमें ही मैं ये चीज बताता हूँ, बाकी तो सब रन टाइम पे ही काम चलेगा अपना। ठीक है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो ये मेरा नेक्स्ट टास्क है। अब इसको पहले अच्छे से पढ़ लो क्या चीज़ बोला गया है और क्या परफॉर्म करोगे। आपका जहाँ तक दिमाग दौड़ता है आप लोग मुझे बताओ कैसा कर सकते हैं। पढ़ लो यूज केस। आपको बोला गया है कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करना है और उसे चेक करना है कि कैंडिडेट पास है या फेल है। तो पास और फेल किसके ऊपर से चेक करोगे बताओ? मार्क्स मोर देन 40 मार्क्स हो गए तो पास, और लेस देन 39 हो गए तो फेल। इसके लिए टोटल वगैरह कुछ निकालने की गरज पड़ेगी क्या? नो सर। ओके, और कुछ हर एक लॉजिक? सब्जेक्ट किसी का दूसरा लॉजिक? में टोटल भी निकालना होगा सर। अगर हम कंबाइंड रिजल्ट शो करने वाले हैं तो अगर हर एक सब्जेक्ट के लिए करेंगे तो नहीं करना होगा। ठीक है। सो देखिए यहाँ टोटल। पर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर भला ही 5 सब्जेक्ट के मार्क्स बोला है, बट मैं 3 ही सब्जेक्ट का लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा करके। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो मैंने इंग्लिश इक्वल्स टू मार्क्स डाल दिया 45, है ना? मुझे इंग्लिश में मिला है 45। मैथ्स अपना बहुत ज़्यादा कमज़ोर था तो उसमें अपने को ज़्यादा नहीं 40 ही मिला है। ठीक है, उसके बाद में एक हिंदी करके सब्जेक्ट है, वो अपने को बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं थी, उसमें अपने को ज़्यादा मार्क्स मिल गए 67। अब आपने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर दिए। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका कैंडिडेट पास है या फेल है। तो मैं सीधा सीधा सेमीकोलन दे दिया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। मैं यहाँ पर इफ इन ब्रैकेट कंडीशन चेक करूंगा कि अगर मेरा जो पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स मिला है क्या। लॉजिकल एंड ऑपरेटर दूसरा सब्जेक्ट भी मैं चेक करूंगा, मैथ्स जो है उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स मिला है क्या। लॉजिकल एंड ऑपरेटर तीसरा सब्जेक्ट भी अपना चेक होगा, हिंदी में ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स मिला है क्या। सो अगर तीनों में 40 या 40 से अबव मार्क्स है, सो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा बंदा आपका पास है, बराबर। उसके बाद लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में 40 से लेस अगर आ जाता है तो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट में आप लिख दोगे फेल। बस खत्म, यही आपका प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ना टोटल निकालना है ना एवरेज निकालना। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास हर सब्जेक्ट में मार्क्स अगर आप चेक कर रहे हो 40 या 40 से अबव है तो मुझे पास दिखाने को होना। सो एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, डेवलपर कंसोल में गए, डीबग ओनली पे हम लोग चेक मार्क लगा देते हैं। सो ये डीबग ओनली, सो ये अपना आउटपुट आया पास करके। क्लियर? अब वैसे ही आप फिर से यहाँ पर आए, फिर आपने एक आध सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे वो चेंज कर लिए। सो आपने यहाँ पर मार्क्स डाल दिए 33। सो यहाँ पर आपका वो मार्क्स चेक किया जाएगा कि 45 जो है पहले सब्जेक्ट का मार्क्स वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है क्या। तो यहाँ आपको कंडीशन ट्रू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप बच के आगे निकल गए। फिर सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स 33 विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 है क्या। तो 33 ग्रेटर नहीं है 40 से, तो कंडीशन यहाँ आपको मिल जाएगी फॉल्स। फिर तीसरी कंडीशन चेक की जाएगी कि 67 विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 है क्या। हाँ, ये कंडीशन आपको भला ही ट्रू मिल गई, लेकिन आपने तीनों के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करा है। पहला कंडीशन ट्रू मतलब आउटपुट 1 आया है, दूसरा कंडीशन फॉल्स मतलब 0 आया है, तीसरा कंडीशन ट्रू मतलब 1 आया है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय विद 0, आंसर इज कम्प्लीटली 0। सो 0 मतलब आप जाओगे सीधा सीधा फॉल्स के अंदर और आपका आउटपुट दिखेगा फेल। तो ट्राई करते हैं सही में फेल दिखाता है क्या। सो ये आपने सेंडिंग रिक्वेस्ट कर लिया, डीबग ओनली पे चेक मार्क लगा देता हूँ मैं। सो ये रहा मेरा आउटपुट फेल करके, समझे? अब कोई कैंडिडेट क्या हो सकता है, कोई अपना दिमाग कैसे दौड़ाएगा, कोई दूसरा कैंडिडेट कैसे करेगा। इंटीजर, वो यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स देख दें, इंग्लिश में उसको 45 है,
मैथ्स में फॉर एग्जांपल उसे मार्क्स मिला है 39, एंड देन तीसरा सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें उसको मार्क्स मिला है लाइक अगेन 46। फिर वो यहाँ टोटल निकालेगा, है ना, और एवरेज निकालेगा। सो टोटल निकालने के लिए वो फॉर्मूला लिखेगा, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का एडिशन करेगा, तो इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का वो एडिशन करेगा। और इसको पहले वो डिस्प्ले करेगा, क्योंकि बंदा बहुत होशियार है ना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो वो सोच रहा है कि मैं सारा कुछ सिस्टमेटिकली करूँ। तो टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ दैट टोटल, इसे आपने डिस्प्ले किया। उसके बाद में फिर आप जाओगे एवरेज फाइंड आउट करने, एवरेज इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दोगे टोटल डिवाइडेड बाय 3। फिर आपको लगा यार एवरेज भी निकल गया, अब इसे भी प्रिंट कर देता मैं, तो सिस्टम डॉट डीबग एवरेज मार्क्स इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ दैट एवीजी, डन। सो बड़ा सिस्टमेटिकली प्रोग्राम भला ही लिख दिया। अब इस प्रोग्राम का अगर आप आउटपुट देखोगे, तो प्रोग्राम का आउटपुट जो भी आएगा आपके हिसाब से, अब इसमें पास और फेल का कमेंट डालना है। सो हम लोग फिर चेक करेंगे इफ इन ब्रैकेट अगर एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 अगर है, सो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट में उससे चेक करके मिलेगा आउटपुट पास। लेकिन अगर एवरेज लेस है 40 से, तो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट में उस बंदे को बताएगा फेल करके, बराबर। अब आप में से बहुत से लोग ऐसा भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट ऐसा प्रोग्राम लिखने से आपको ड्रॉबैक क्या है वो भी बताता हूँ। बंदा एक सब्जेक्ट में फेल है, ये चीज़ आपको दिख रहा है, बराबर, लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को परफॉर्म करोगे, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड में क्लिक करूँगा, तो मुझे आउटपुट देखो क्या दिखेगा। मुझे तो फेल दिखने को होना ना, लेकिन यहाँ पर आउटपुट आपको पास करके दिख जाएगा, क्योंकि आपका एवरेज मार्क के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। भला ही बंदा फेल क्यों नहीं हुआ एक सब्जेक्ट में, लेकिन एवरेज मार्क्स अगर 40 के ऊपर आ रहा तो बंदा पास है। तो ये चीज़ सरासर गलत हो जाएगा, इसलिए आप इस यूज केस को ऐसा सॉल्व मत कीजिए। आप हर सब्जेक्ट के हिसाब से चेक करो ना, है ना। हर सब्जेक्ट में अगर 40 के ऊपर है तो कैंडिडेट पास है, नहीं है तो फेल है। क्लियर। सो मैंने दोनों अलग अलग टाइप से आपको बता दिया सेम प्रोग्राम। सो मैंने यहाँ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स किया है एडिशन, है ना। आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का भी प्रोग्राम परफॉर्म करके देख सकते हो। नेक्स्ट यूज केस हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, राइट एन अपेक्स प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। सो ये अपना नेक्स्ट यूज केस है, मैं यहाँ पर कमेंट में डाल दिया। मुझे क्या परफॉर्म करना है कि मुझे एक नंबर एंटर करना है, और वो नंबर चेक करना है मुझे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर नंबर एंटर कर दिया 8, रुचिता मैडम 8 नंबर इवन है या ऑड है? इवन नंबर है। कैसे पहचाने मैडम? क्योंकि अगर आप इस 8 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, आप अगर डिवाइड कर रहे हो 2 से, या फिर इस 8 को अगर आप मॉडुलस ऑपरेटर लगा के अगर डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपका रिमाइंडर मिले 0, तब जाके आप बताओगे कि सर 8 जो है ना वो अपना इवन नंबर है, बराबर। लेकिन अगर मैंने आपको वैल्यू एंटर कर दिया 7, सो 7 इज द ऑड नंबर, क्योंकि आप उसे डिवाइड करो 2 से या मॉडुलस ऑपरेटर लगा के, रिमाइंडर जब मिलेगा तो रिमाइंडर आपको यहाँ 1 ही मिलेगा, जो कि 0 के कंपैरिजन में नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप ऐसे टाइप के जितने भी नंबर है उनका आप ऑड नंबर बोलोगे। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है, सो इंटीजर मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ। मैं नंबर ले लेता हूँ d इज इक्वल टू, एक नंबर है 45। बताओ तो 45 ऑड या इवन है? ऑड। ऑड नंबर है, बराबर। सो इसे मुझे लॉजिक के हिसाब से चेकआउट करना है। तो लॉजिक लगाएंगे हम लोग इफ इन ब्रैकेट, हमारे पास मैथ नाम से क्लास है, इस मैथ के बाजू में डॉट लगाओ के मॉड करके एक आपका फंक्शन है। पहला वाला आप इसलिए यूज करोगे इंटीजर क्योंकि आपने वैल्यू इंटीजर में डाला हुआ है। सो एक्स के जगह वैल्यू आप पास करोगे डी का, सो डी के अंदर जो आपका 45 है वो यहाँ आके बैठेगा। फिर वाई के जगह आप लिखोगे 2, क्योंकि आप डी मतलब आप 45 को मॉडुलस ऑपरेटर लगा के 2 से डिवाइड करने वाले हो, इक्वल्स टू 0। ये आप ऐसा चेक करोगे। बहुत से लड़के यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लिखना भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं सर मेरे को आउटपुट नहीं दिख रहा। कोई लड़के यहाँ अंदर में ही इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, क्योंकि C++ की आदत रहती है, जो कि बड़ी गंदी आदत है। तो वैसा नहीं करना, आपको यहाँ मैथ डॉट मॉड और ब्रैकेट के बाद इक्वल्स टू 0। अगर आप ये चीज़ चेक कर रहे हो और सब कुछ सही मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो आपका इवन करके डिस्प्ले होगा, इवन नंबर करके डिस्प्ले होगा, डन। लेकिन अगर चेक करने के बाद अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है,
सो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट में वहाँ पर आपको ऑड नंबर करके प्रिंट होगा। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या देता है। सिलेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड पे क्लिक कर दिया हमने। सो ये डेवलपर कंसोल डीबग ओनली पे चेक मार्क लगा देते हैं। सो ये है मेरा ऑड नंबर। समझे? क्लियर? सभी को यहाँ तक के क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट आगे अभी नहीं बढ़ सकते हम लोग क्योंकि मेरे सेशन का टाइमिंग यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हम लोग कल से देखेंगे एल्स इफ कंडीशन, जो कि आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है आप में से जो कि इसको लाइटली ले रहा है तो वो मत लो, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्चुअल एपेक्स प्रोग्रामिंग, जब मैं चालू करूँगा तब मैं जब ये इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो मैं तब आपको सिंटैक्स नहीं समझाते रहूँगा कि हमने ये सिंटैक्स ऐसा यूज़ किया है वो वैसा यूज़ किया। मैं जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक का समझाऊंगा आपको, ना कि ये सिंटैक्स समझा के बैठूंगा, ठीक है। सो आप लोगों का काम है अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आप चाहते हो कि सर और यूज़ केस हम लोग ले सकते हैं ईफेल्स के ज़रिए, खुद मेरे माइंड में ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, आप करो, ट्राई करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। कल के सेशन में हम लोग अपना एल्स इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग अपना एल्स इफ के बाद में नेस्टेड इफ देखेंगे एंड देन स्विच केस देखेंगे। तो कल के सेशन में स्विच केस तक के मैं वाइंड अप करूँगा आपका, ओके। सो हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 9:30 को।